बहुत बार ही आया बट एक्चुअली शुरू से ही फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो आई हैड टू वर्क और अब बहुत गिल्ट भी फील होता है क्योंकि अकेले रहती हूँ अब। आई एम सो सॉरी साल में एक ही बार मैं उससे मिल पाती हूँ, लेकिन एक अल्कोहल एडिक्शन ही एक ऐसी चीज़ थी आई थिंक जो कारण बनी हमारे सेपरेशन का। बट जो उनका कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, जब मैं एक्टर बनना चाहती थी, बहुत अहम। मैं बोल रही हूँ ना कि अंगूरी बसी हुई है रगों में, बिल्कुल इट्स देयर और आई थिंक उस वो कभी मेरे मतलब मेरे अस्तित्व से, मेरे बीइंग से कभी निकलेगी नहीं। 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 1 डेकेड। हेलो गाइस, वेलकम टू टेलिंग मसाला। आज के हमारे सुपर स्त्री के इस खास एपिसोड में शुभांगी जी आ गई हैं, जो आज ये इस एपिसोड को और भी खास बनाने वाली है। क्योंकि कहा जाता है ना, एक स्त्री जो होती है वो सब जानती है और स्त्री के पास हर एक टाइप का पावर होता है। शुभांगी जी इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास एग्जाम्पल है। सो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है और हमारे साथ बैठी हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, रियली थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ दैट कि मैं एक स्त्री हूँ। और मैं ये भी मानती हूँ कि जो हम लोग हैं, मतलब वी विमेन आर द मल्टीटास्कर्स, इमोशनली वेरी स्ट्रांग, और क्राइसिस मैनेजमेंट आई थिंक हम सबसे बेहतर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, मुझे शुरू ही इससे करना है कि कई बार होता है, मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा है कि उनको बोलते हुए कि काश मैं लड़का होती। कभी भी शुभांगी के दिमाग में ये थॉट आया? नहीं आए तो मैं जितने भी जन्म लेना चाहती हूँ एज अ वुमन, फॉर श्योर स्त्री बन के ही आना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतनी खूबसूरत चीज जो प्रकृति ने हमें दी है, एक बच्चा, इस एक नई एक बेबी क्रिएट करने का, तो आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ नहीं हो सकती। सो हर जन्म में मैं चाहती हूँ कि मैं स्त्री ही बनूं। जी, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विमन हैं, क्योंकि आप एक सिंगल मदर भी हैं, जो अपनी बेटी को कहते हैं ना फूल से संजो कर रखती हैं। मैं मतलब आपका ये मुझे बताइए कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी देश में बहुत सारी ऐसी सिंगल मदर हैं, इनफैक्ट जो देश के बाहर भी आपके जो फैन्स हैं वो भी आपको देखेंगी ये वीडियो आपका। क्या बताना चाहेंगी सिंगल मदर होने के लिए और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे सँभालना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो ना जो एक माइंडसेट बचपन से एक औरत के अंदर डाला जाता है, खासकर हमारे देश में, कि यू नीड अ मैन। यू नो आप पहले पिता की छत्र छाया में रहते हैं, और पिता मतलब आपके सर पे हमेशा उनका आशीर्वाद और उनकी वो रहनी चाहिए। या फिर भाई, कहीं बाहर जा रहे हो तो भाई को साथ ले जाओ, है ना। और फिर उसके बाद शादी तो पति। तो मुझे ऐसा लगता है इस सोच को थोड़ा सा बदलना जरूरी है। हर क्रिएशन जो है इस प्रकृति की, वेदर इट इज मैन और वुमेन, हम सब अपने आप में संपूर्ण हैं, वी आर कंप्लीट। तो मुझे हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम होना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अपने आप में संपूर्ण हैं, ये हर स्त्री को जानना बहुत जरूरी है। जब आप अपने अंदर, अपने इस शरीर में एक पूरे बच्चे का निर्माण कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप जो है, आपको भगवान ने हर चीज से नवाजा है कि आप एक माँ, एक नर्चरर होती है, या तो आप वो सब बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंस होना सबसे पहले आई थिंक बचपन से सिखाना लड़कियों को बहुत ज़रूरी है कि तुम कहीं से भी कम नहीं हो। तो यहाँ पर मैं अपने मम्मी पापा को कंप्लीट फुल क्रेडिट देती हूँ दैट वी आर 3 सिस्टर्स। हमारा भाई नहीं है, बट हम तीनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम है। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़के कर सकते हैं और तुम नहीं कर सकते। मतलब आई वॉज इन 8th 9th स्टैंडर्ड आई गेस, और हमारे पास एक लूना थी और हम आटा पिसवाना और वो सारे काम, मतलब मैं तो फ्यूज जोड़ना, और मोटर जल जाती थी तो मैं वो सारे घर के काम, मतलब हम लोगों को शुरू से ही आदत थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अपब्रिंग, मतलब कंडीशनिंग पे बहुत मैटर करता है, कि बचपन से आपको घर में ये चीज सिखाई जाए कि आप कहीं से भी कम नहीं हो। आप अपने आप में एक संपूर्ण रचना हो, और आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सी कंपेनियनशिप होनी चाहिए। अगर पति पत्नी भी हैं तो दोनों की इंडिविजुअलिटी, दोनों का स्पेस, दोनों साथ में ग्रो करें। यहाँ पर कोई भी किसी से कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी, आपकी बेटी है, बेटी को किस तरह से आप कहती हैं, जो देख रही हैं आप कि विमेंस के लिए किया तो बहुत जाता है, इनिशिएट किया जाता है बहुत सारी चीज़ें, बट कहीं न कहीं आज भी
हमारे देश में इनफैक्ट बाहर भी कई देश में बहुत सारे केसेस आते ही रहते हैं। तो क्या बताना चाहेंगे आप किस तरह से आप आपकी बेटी को ट्रेन कर रही हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि ठीक है, हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं या उनको ये सिखाते हैं कि यहाँ जा रहे हो तो ऐसा मत पहनो, या मेरी मम्मी आज भी मुझे बोलती हैं, यू नो पर क्यों हमेशा लड़कियों को ही क्यों सिखाया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेनिंग तो लड़कों को देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमेशा कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, वो बहुत ज़रूरी है, बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बेटों को भी ये बताना ज़रूरी है कि आपको एक औरत के साथ कैसे बिहेव करना है, हाउ टू ट्रीट अ वुमन। आई थिंक ये बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। आप बेटियों को तो सालों से आप समझा रहे हो कि बेटा ऐसा मत पहनो या वैसा मत पहनो या इस वक़्त बाहर मत जाओ। क्या आप बेटों को समझाते हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो आप उनकी सेफ्टी के लिए या आप उनको कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं या आप उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? सो आई थिंक यहाँ पर वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। बेटों को आई थिंक बेटों को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है हाउ टू ट्रीट अ वुमन। आपको एक्ट्रेस बनना है ये बचपन से आपके दिमाग में था जी। या कुछ चीज़ें हुई थी उसके बाद आपका दिमाग चेंज हुआ? नहीं, नहीं, मुझे शुरू से ही एक्टर बनना था। बेसिकली मुझे आर्ट फ़ील्ड में ही इंटरेस्ट था, तो मैंने कथक सीखा जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैंने कथक सीखना शुरू किया, जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ़ तक कंटिन्यू किया और मैं क कई सारे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी करती थी। एक्टिंग में आना था बट किसी को मुंबई में ऑफ़ कोर्स जानते नहीं थे। बट वो मन में था, शिद्दत थी कि जाना है तो यहीं जाना है बस। तो समहाउ वो कहते हैं ना कि अगर आप दिल से कुछ चाहते हो तो वो हो जाता है, तो यस। 2007 से आपने एक्टिंग करियर में कहते हैं ना कदम रखा था आपका, इतने पॉपुलर शो में आप आई थी, तो कैसे रहा था आपका वो एक्सपीरियंस एंड दिमाग में क्या था आपके? देखिए मेरी ना जर्नी ऐसी रही है अ, कि ओवरनाइट चीज़ें होती हैं, मतलब मैं समझ ही नहीं पाती हूँ और खटाक से कुछ हो जाता है। सो इसीलिए मैं महादेव को बहुत मानती हूँ और मैं कंप्लीट सरेंडर मोड में ही रहती हूँ हमेशा। तो जब मैं इंडस्ट्री में भी आई तो रातों रात बालाजी की गाड़ी आके और मुझे सेट पे छोड़ के चली गई, पुणे मैं जब पुणे में रहती थी। एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, कैमरा फेसिंग नहीं आता था, जो भी सीखा है मैंने यहीं पर ही सीखा है। तो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जितना जैसे मैं अनुराग बासु सर के साथ, अनुराग दादा के साथ मैंने एक मुसलमानेर गल्पो किया था और तब उन्होंने मुझे यही कहा था कि शुभांगी जब भी किसी सेट पर जाओ, जस्ट गो एज़ अ ब्लैंक पेपर, यू नो आप बिल्कुल कोरा कागज़ बन के जाओ ताकि जो उस पे जो लिखना चाहे लिख सकता है। तो मुझे मुझे लगता है कि एक एक्टर जो है वो पानी की तरह होना चाहिए कि आप उसको जिस वेसल में डालो वो वैसा मोल्ड हो जाए। सो आई थिंक दैट्स द की। आपको अप्रोच कैसे किया गया था कसौटी ज़िंदगी के लिए? ओके, सो मैं एक्चुअली पुणे में थी और एक छोटा-सा ऐड मैंने रीजनल ऐड किया था रिया शैम्पू का, जिसके लिए मुझे ₹2500 मिले थे, कई जगह इंटरव्यू में मैंने कहा भी है ये। तो वो जो मेरे फोटोग्राफर थे अभिषेक और कल्याणी, तो उन्होंने मुझे कहा यू हैव अ वेरी इंडियन फेस, आप क्यों ट्राई नहीं करते हो? मैंने कहा हाँ, मुझे जाना है या मुझे काम करना है, आई वांट टू बी एन एक्टर। तो बट आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच, मैं मुंबई में किसी को जानती नहीं हूँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि पूना में ऑडिशंस होते हैं और कोरेगांव पार्क में ऑडिशन चल रहे थे बालाजी के और मुझे सडनली उनका कॉल आया कल्याणी और अभिषेक का कि कोरेगांव पार्क में बालाजी वो चल रहे हैं ऑडिशंस, तो आप जाके दे आइए। मैंने कहा ओके, और तब आशी थी मेरे कंगारू बैग में और मैं वहाँ पहुँची तो बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ बैठे थे। आशी बहुत छोटी थी, सा 8-9 महीने की थी। तो सब खेलने लग गए उसके साथ। उन्होंने बोला आप दे दीजिए ऑडिशन। तो आई जस्ट वेंट इनसाइड और कुछ 4-5 लाइन्स थी और मतलब जितना मैं उस वक़्त समझती थी इस क्राफ्ट को, सो आई जस्ट सेड दैट और आई थिंक विदिन 3-4 डेज़ आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बालाजी। और बस उसके बाद फिर पहले तो उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक सांची कैरेक्टर था, उसके लिए अप्रोच किया था। बट देन फिर रातों रात कुछ क्रिएटिव्स का डिस्कशन हुआ एंड आई स्टार्टेड कसौटी। एंड जस्ट कसौटी मैंने 1 ही महीने के लिए किया था एंड देन एकता मैम गिव मी कस्तूरी। वो 1 महीने को आप किस तरह देखते हैं एंड सेट पे किस तरह का माहौल होता था? और आपके दिल ट्रेनिंग। के करीब कौन था? ट्रेनिंग, ओह माय गॉड! वो मतलब एक तो एकदम ही नॉन एक्टर बैकग्राउंड, मतलब कोई भी नहीं खानदान में, आई एम द आई थिंक ओनली वन जो इस इंडस्ट्री में आई है। तो अ, अ, पहले कुछ दिन तो मेरे ऑब्जर्वेशन में ही निकल गए कि अच्छा ऐसा होता है और ऐसे सीखते हैं वो। और मैं सबसे ज़्यादा अगर क्लोज़ किसी से रही हूँ
तो कस्तूरी में रूपा गांगुली जी और श्वेता तिवारी। यस, कसौटी जब मैं करी थी तो श्वेता ने मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि वो भी अपनी बेटी के होने के बाद ही इस इंडस्ट्री में आई थी और मैं भी आशी, तो वो हमेशा मेरे लिए एडजस्ट करती थी कि नहीं तू जाके अपनी बेटी से मिला, क्योंकि 1 डेढ़ महीना तब आशी पुणे में थी और मैं मुंबई में काम कर रही थी। तो मुझे सैटरडे संडे ऐसा होता था कि मैं मिल लूँ आशी से, तब श्वेता ने मेरी बहुत हेल्प की। तो कसौटी में श्वेता, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर एंड आई एम अ बिग 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 एडमायरर ऑफ हर। एंड और फिर कस्तूरी में रूपा गांगुली जी जो द्रौपदी प्ले करती थी महाभारत में, वो मेरी मदर प्ले कर रही थी। मैंने उनसे बहुत सीखा, उन्होंने मुझे बहुत माइन्यूट चीज़ें सिखाई। आई थिंक वो मेरे लिए एक्टिंग इंस्टीट्यूट थी, मतलब उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई कि बेटा ऐसे कैमरा फेस करते हैं, लाइट ऐसे लेते हैं। तो एक बीइंग अ हीरोइन, क्या क्या आपको तो कुछ चीज़ें दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि आपको रोना है तो बहुत गंदा मुंह नहीं बनाना है, या आपको कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। तो रूपा माँ ने मुझे बहुत, एंड आई कॉल हर मम्मा एंड आशी कॉल हर नानी, सो या। श्वेता तिवारी के साथ काम किया हुआ कुछ भी ऐसा सीन या सेट की कोई ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहो, जो शायद हम लोगों को नहीं पता हो? हाँ, तो एक बहुत ही अच्छा-सा इंसिडेंट है, और मैं बिल्कुल नई-नई आई थी कसौटी में, और न्यूकमर आते हैं तो मेकअप दादा ये लोग भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं, अरे ये आ गए हैं, इनको 2 कैरेक्टर आर्टिस्ट और इनको तो भेज देंगे वैसे। तो वो ना ठीक से मेरा, और तब मुझे मेकअप का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, बट हाँ, तब तो बिल्कुल ही नहीं था। तो वो ना ऐसा कुछ भी मेकअप करके, और मतलब ठीक है, एक कैरेक्टर ही कर रही थी तो मैं उतना ध्यान नहीं देते थे। तो श्वेता शायद अपने कुछ आउटडोर शूट पे थी और वो वापस आईं, और उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने बोला, "अरे! यू हैव गॉट सच अ प्रिटी फेस, तो तुम इसका मेकअप क्यों नहीं, इसको लैश क्यों नहीं लगाते हो? इसको ऐसा क्यों नहीं करते हो?" उन्होंने बोला मेकअप दादा को। तो मैंने उनको बोला, "क्यों?" उन्होंने बोला है कि लैश का बजट नहीं, ऐसा कुछ, तो ऐसा उस वक़्त कुछ रहा होगा। तो श्वेता ने मेकअप दादा को बुलाया, कहते मेरे सामने उसका मेकअप करो। हाँ, और फिर वो बैठी रहीं, और फिर दादा ने प्रॉपर लैश-वैश और अच्छे से, मतलब पूरा इत्मीनान से मेरा मेकअप किया। और यू वोंट बिलीव, उस दिन सबको सेट पर मैं मतलब अचानक से, क्योंकि यू नो अचानक से एनहांस हो गया था चेहरा, अच्छा लग रहा था। तो उस दिन फिर लगा एकता मैम और शोभा आंटी को भी कि अरे हाँ, ये लड़की शी कैन गो आगे, या मतलब इसको और हम कुछ चांस दे सकते हैं। तो ये दिस क्रेडिट गोज़ टू श्वेता फॉर श्योर। चीज़ बताना चाहती हूँ, श्वेता ने ही सबसे पहली मुझे न्यूज़ दी थी दैट आई एम प्लेइंग कस्तूरी। या तो मैं संक्रमण पहुंची थी, मुझे एक हमारा ईपी अपनी बाइक पे बिठा के ले गया था संक्रमण, और वहां पे श्वेता थी, और श्वेता ने मुझे जोर से हक किया और उन्होंने बोला, बेबी यू आर डूइंग कस्तूरी 9:30 ऑन स्टार प्लस, एंड और मैं ऐसे ब्लैंक थी, उनका हाँ सच्ची। मतलब आई वाज एकदम लॉस्ट, बट जो पहली न्यूज़ थी वो मुझे श्वेता तिवारी ने दी थी जी। कस्तूरी आप एज़ अ लीड थे, तो फिर वो आपके लिए कितना ज़्यादा मतलब खुशी की बात थी, बिकॉज़ आउटसाइडर थी आप और ऊपर से आपको सेकंड शो में ही एज़ अ लीड आप आ गई। वो आपके लिए कितना, एक कहते हैं ना, महादेव की ब्लेसिंग थी। महादेव की ब्लेसिंग विद इन अ मंथ, मतलब मैंने मार्च में कसौटी ज्वाइन किया था और अप्रैल में आई वाज डूइंग कस्तूरी। तो मैं कह रही हूँ ना, भगवान मुझे ऐसे उठा के डाल देते हैं, और मैं इसीलिए हमेशा सरेंडर मोड में रहती हूँ। मैं कभी, ये है कि हाँ, मैं अपने आप पर इंसान को काम करते रहना चाहिए। आप जितना नया सीख सकते हो, आप जितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, बट कहीं ना सरेंडर में बहुत ताकत होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो कस्तूरी, मतलब ऑब्वियसली जब मुझे पता भी चला तो उस वक़्त तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक नया शो प्राइम टाइम एंड लीड, और मेरा ही मतलब प्रोटैगनिस्ट कस्तूरी नाम से ही शो था। आई वाज़ प्लेइंग कस्तूरी। तो या इट वाज़ अ बिग 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 प्लेटफ़ॉर्म फॉर मी, और मैं उनके उसके लिए एकता मैम, मतलब ज़िंदगी भर उनकी ग्रेटफुल रहूँगी कि उन्होंने मेरे उस सपने को पूरा किया। अच्छा, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए, आपके साथ वो दौर कब आया जब आपके सामने कोई एक्टर खड़ा हो और आप अंदर से, कहते हैं ना, आपका दिल धक-धक कर रहा हो कि मैं क्या करूँ? कैसे प्ले करूँ? मैं सच बताऊँ, मैंने जब अमित जी के साथ एक एड शूट किया था, बिग बी के साथ, तो शुजित सरकार वाज़ द डायरेक्टर, टीवीएस स्कूटी का एड था, बहुत ही छोटा-सा मेरा उसमें वो था, पर जब मुझे पता चला कि ये अमित जी के साथ है, तो मैंने बोला इसमें भले ही मेरा 1 सेकंड का भी हो, पीछे भी खड़ी हूँ, बट आई एम गोइंग टू डू दिस। उस दिन पर बिग बी को देखकर, मतलब आई वाज़ नम। मतलब मैं सिर्फ़ उनको देख रही थी, वो
वक्त से पहले आके वो बैठे हुए थे रेडी होकर अपनी डबल चेयर पे, और वो डिसिप्लिन जो मुझे लगता है, जो सच में कभी कभी टीवी में बहुत लैक करता है, टाइम की कद्र करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑलवेज गो ऑन टाइम, डू योर थिंग ऑन टाइम। यू नो, जब आप जाते हैं टाइम पर तो आप टाइम पर निकलने की भी बात कर सकते हैं, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि सी जब आप एक डेली सोप करते हैं तो आपको कल भी शूट करना है, परसों भी करना है, देयर इज़ नो ब्रेक। तो यहाँ पर जिस इंसान को टाइम मैनेजमेंट आता है ना, वही सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये मैं अमित जी से जो मैंने एक चीज़ सीखी है वो ये है। जी। जब आप इतने सारे शोज़ आपके पास बैक टू बैक तो आ ही रहे थे, बट जी। कुछ ऐसा आया था कि जिसको रिजेक्ट करने के बाद आपको रिग्रेट हुआ हो? रिजेक्ट तो नहीं, बट एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब मैं कस्तूरी मैंने ख़त्म किया, तब आनंद एल राय सर हमारे डायरेक्टर थे, और वो तनु वेड्स मनु बना रहे थे, और स्वरा भास्कर वाला जो कैरेक्टर था तनु वेड्स मनु में, तो मैं उसके ऑडिशन के लिए गई थी। और मैं उस वक्त तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट देन सडनली आई गॉट टू नो कि मुझे दो हंसों का जोड़ा मिल गया है, राजश्री का शो, एंड आई वाज प्लेइंग द लीड। सो आई चोज दो हंसों का जोड़ा। तो पर मैं आज भी मतलब मुझे ऐसा लगता है, एक तो बीइंग एन एक्टर वो भूख कभी खत्म नहीं होती आपकी, तो मुझे दो हंसों का जोड़ा भी करना था और वो भी करना था, बट ऑब्वियसली टाइम, क्योंकि जब आप डेली सोप करते हो तो यू हैव टू गिव योर 100%। सो या, तो मुझे वही है कि आपको हमेशा कभी कभी ऐसा होता है कि इधर जाओ या इधर, बट जो आपकी गट फीलिंग बोलती है, आई थिंक यू शुड डू दैट। तो रिग्रेट है आपको कि आपने नहीं, तन्नूवेट्स रिग्रेट मनु के नहीं लिए? है। मुझे दो हंसों का जोड़ा भी इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, पर हाँ, कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब दो चीज़ें बहुत अच्छी हों आपके सामने और आपको चुनना पड़ता है। जी। कोई ऐसा डिसीजन आपका, जो डिसीजन लेने के बाद आपने बाद में आपको कहते हैं ना पेरेंट्स ने समझाया हो कि भाई ये डिसीजन आपका गलत था? मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं लाइफ जर्नी पे बिलीव करती हूँ अंबिका। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम करते हैं या जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है ना, कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। एवरी पर्सन, एवरी इंसिडेंट इज़ एन एक्सपीरियंस। हर इंसान या तो आपकी ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं कि या तो ब्लेसिंग है या एक्सपीरियंस है, जो भी घटनाएँ आपके आस-पास हो रही हैं। सो आई थिंक जब आप पर्सपेक्टिव ये चेंज कर लेते हो ना, जैसे कई बारी आप या तो आप विक्टिम कार्ड प्ले करो कि अरे! मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे! मतलब, लेकिन उस चीज़ को अगर अलग पर्सपेक्टिव से देखो कि हाँ, ये हुआ था, इससे मुझे ये सीखना चाहिए एंड लेट्स मूव ऑन। तो आई थिंक दिस पर्सपेक्टिव इज़ मच बेटर, कि जो भी आपकी लाइफ में अगर कुछ गलत, सही या गलत लोग या इंसिडेंट्स ऐसे हैं, लर्न आउट ऑफ इट एंड आई थिंक मूव ऑन। अगर मैं बात करूँ आपके जैसे कि आपने शुरू में ही बताया कि आप आउटसाइडर थी, आपको यहाँ काम करना था, बचपन से ही सपना था। बट आपने कई बार सुना होगा, बहुत लोगों ने अपनी स्टोरी बताई है कि यहाँ पहुँचने तक मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको बहुत अच्छी कहते हैं ना आपने करियर बना लिया इस इंडस्ट्री में। बट कई लोग जो आते हैं ना, वो रास्ता भटक जाते हैं। कई लोगों को बहुत गलत एक्सपीरियंस भी मिलता है। जैसे मैं कास्टिंग काउच की बात करूँ, और कई बार होता है लोग जलन के मारा नहीं मिलने देते रोल्स। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था कि आपको ऑडिशन के लिए बुलाया गया हो, लेकिन वो सामने जब आप गए तो आपको कुछ और ही एक्सपीरियंस करने मिला? नहीं, थैंकफुली अभी तक कास्टिंग काउच जैसा मतलब, सी फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मुझे जब भी कभी बुलाया है तो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं ऑफिस में मिलूं, कहीं और बाहर या घर या होटल में ना मिलूं। जब भी मिलूं मैं किसी से तो मैं डायरेक्टली ऑफिस में ही जाती हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सी हर तरह के लोग आपको हर जगह मिलते हैं। हमारी इंडस्ट्री इसीलिए इतना लोगों के नज़रों में आती है क्योंकि कैमरा है, आप लोग हैं, तो बहुत जल्दी चीज़ें बाहर आती हैं। बट कॉर्पोरेट में आप देख लो या कई बार बहुत सारी जगह ये सब चीज़ें होती हैं। बट उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। वो बहुत मैटर करता है कि आप अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहे हो। आपका पर्सनैलिटी या आपकी आँखों में वो होना चाहिए कि सामने वाला नॉनसेंस बात कर ही ना पाए। कभी किसी ने डेयर नहीं किया आपसे कि कुछ ऐसे तेरी नहीं बात किया करके? है, कई बारी किया है, बट आई नो हाउ टू हैंडल इट। मतलब कैसे आपने हैंडल किया था? क्या पता आपको कोई देख रहा हो और वो इन चीज़ों से झुलस रहा हो, लेकिन आपकी ये बातें सुन के उसके नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आप बेस्ट थिंग इज़ इग्नोर मारिए, क्योंकि आप जितना रिएक्ट करोगे ना, आई थिंक समटाइम्स ना पीपल वेट फॉर योर रिएक्शन, हाउ यू रिएक्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्मार्टली और
डील करते हो उस चीज़ से, जैसे आप सबसे पहले तो आप इग्नोर करो ऐसी सिचुएशन को। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि यहाँ पे माहौल, तो जस्ट, मैं हमेशा यही करती हूँ, एक्चुअली मेरा मंत्रा यही है कि जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, आई डिलीट माय प्रेजेंस फ्रॉम देयर, मैं हटा लेती हूँ अपने आप को उस सिचुएशन से। इट्स बेटर, मतलब कुछ ऐसा-वैसा कुछ भी काम करने से बेटर है कि मैं अपने आप को सिचुएशन से हटा लूँ। मैं भले ही कुछ और छोटे से वापस शुरू कर लूँगी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इतने चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं, माय लाइफ इज़ नॉट बीन ईज़ी, मतलब 20 सालों में आई नो दैट इट्स नॉट बीन ईज़ी। मतलब जैसे मैं बालाजी में भी जब मैं आई थी तो 3-3 4-4 दिन मेरा पैकअप नहीं होता था। और इतनी छोटी बच्ची, कभी वो बीमार भी होती थी, मतलब कई बार ही ऐसा होता था, यू वोंट बिलीव अंबिका, मैं शायद रोने लग जाऊँगी या इमोशनल हो जाऊँगी। पर मैं घर जाती थी तो वो मुझे ऐसे टच करके देखती थी कि मैं रियल में हूँ, क्योंकि वो टीवी में ही देखती थी। तो लाइफ इज़ नॉट बीन ईज़ी, पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज आशी कहती है कि मम्मा थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आज मैं यूएस में नहीं पढ़ पाती। तो रास्ता भी आप ही तय चुनते हो, और कैसे आपको मंज़िल तक पहुँचना है वो भी आप चुनते हो। तो वही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। जैसे कि आपने कहा कि मतलब जब आपको आपकी बेटी टच करके देखती थी, उस वक़्त एक भी बार ऐसे दिमाग में आया कि मतलब मैं सब छोड़-छाड़ के बेटी के पास ही रहूँ? बहुत बारी आया बहुत बारी आया, बट एक्चुअली शुरू से ही फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो आई हैड टू वर्क। और अ, अब बहुत गिल्ट भी फ़ील होता है क्योंकि अकेले रहती हूँ अब। आई एम सो सॉरी साल में एक ही बार मैं उससे मिल पाती हूँ। बट ये मुझे बहुत सुकून है, और जब वो मुझे थैंक यू बोलती है कि मम्मा थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लिविंग माय ड्रीम लाइफ, एंड बिकॉज वो एस्ट्रोफिजिक्स करना चाह रही थी और शी वांट्स टू डू लाइक स्पेस रिसर्च में जाना चाहती हैं, तो मैं उसका वो ड्रीम पूरा कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम सो सॉरी आई गॉट इमोशनल। आपकी बेटी को आपसे कोई कंप्लेन है? नहीं, वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड शी इज़ माय बिगेस्ट क्रिटिक। कब क्या पहनूँ मैं, क्या कैसे, अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट, इंस्टाग्राम तक मम्मा ये बहुत क्रिंज पोस्ट है, ये मत डालो, ये डालो, फिर वो पूरा स्टोरी बना के देती है। तो वी आर लाइक नो, कंप्लेन नहीं है, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड टच वुड। शुभांगी जी, मैंने आपके मुँह से बहुत बार अभी इनफैक्ट जब हम केक कटिंग कर रहे थे तब और अभी बहुत बार सुना कि मैं अकेले रहती हूँ। बट हर इंसान की लाइफ मैं कहती हूँ ना सेम नहीं होती क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ आती रहती है, अप डाउन होते रहता है। आपके दिल में जब कुछ हो रहा होता है ऐसा, आपको किसी को शेयर करना होता है कुछ, आप उस वक़्त क्या करते हो? मैं महादेव से करती हूँ शेयर, मैं उनसे बात करती हूँ जब भी मुझे कुछ भी, अगर मैं थोड़ी परेशान हूँ। मैंने एक बार एक पॉडकास्ट सुना था और मुझे वो बात इतना दिल को छुई थी कि जब भी आप भगवान के पास जाते हो, भगवान ऐसा कर दो ये चढ़ाऊँगी, भगवान ऐसा कर दो 11 नारियल, प्रसाद चढ़ाऊँगी, 51 रुपए, जो भी, मतलब आप जब भी वहाँ जाते हो सिर्फ़ माँगने जाते हो। क्या आप कभी उनसे बात करते हो कि आप कैसे हो? यू नो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनको परमपिता कहते हैं या वो दी डिविनिटी हैं, तो हम क्यों उनके साथ बैठकर थोड़ी देर हम उनके साथ कनेक्ट करें उस चीज़ को, कि जब हम कुछ माँग ना रहे हों, सिर्फ़ जस्ट बैठे हैं शांति से। और आई थिंक इसीलिए धीरे-धीरे मुझे वो सॉलिट्यूड बहुत अच्छा लगने लगा है। अकेले रहना, मतलब वो मेरी कंप्लेन नहीं है, बट you know we all are social animals, we humans are, of course sometimes I feel alone, but then फिर मैं सोचती हूँ कि बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। और जो है मेरा फार्म हाउस है, वहाँ मेरे सारे पेड़ पौधे जो हैं वो मेरे बच्चे हैं, और आशी से तो रोज फेस टाइम हो ही जाता है। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं भगवान के सामने, महादेव के सामने बैठ जाती हूँ जी। कमिंग बैक टू योर प्रोजेक्ट्स, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपके दिल के बहुत करीब हो? सभी, ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट हैज टॉट मी समथिंग। वो चाहे कसौटी हो, कस्तूरी, हर चीज़, क्योंकि मैंने कभी टेक्निकली एक्टिंग नहीं सीखा है, तो जो भी सीखा है वो सेट पर आकर सीखा है। और हर शो ने, और जितने भी मेरे को एक्टर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा मुझे ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ सिखाया है। तो इट्स बिन, मतलब मैं किसी को भी कम ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि वो सब मेरी ज़िंदगी में एडिशन ही रहे हैं।
इंडस्ट्री की जो दोस्ती होती है, सब कहते हैं कि जब तक शो चल रहा होता है तब तक ही होती है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। मतलब उसमें कोई नेगेटिव वो नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि देखिए जब तक शो चल रहा है, आप मिल रहे हो 12 घंटे, 10 घंटे जितने भी टाइम आप साथ में हो, और फिर सब अपनी-अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो जाते हैं, फिर कोई नया शो जॉइन करते हैं, फिर नए लोग मिलते हैं। तो आई थिंक हम वी एक्टर्स आर खाना बदोश। या बट आपके ये 19 इयर्स हो गए आपके करियर के, अगर मैं गलत जी, नहीं हूँ, जी। कोई ऐसा दोस्त है जो शुरू से लेके अब तक आपके साथ है? जी, जी, बिल्कुल, मेरे 3-4 बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, मेघा धाड़े, मैं उनका नाम हमेशा लेती हूँ, मराठी एक्ट्रेस हैं वो। बिग बॉस विनर भी हैं, मराठी बिग बॉस विनर। तो मेघा, विनीत रायना, पंकज ठक्कर, ये सब दे आर ऑल मतलब मेरी स्ट्रेंथ हैं। मुझे पता है कि अगर मैं रात के 2 बजे भी इन लोग को कॉल करूँगी तो दे आर देयर, लाइक दे आर ऑलवेज़ विथ मी। तो या जैसे कल बर्थडे है तो ऐसा नहीं है कि आई हैव टू इनवाइट देम, दे ऑल विल कम, आई नो दैट दे विल कम। अच्छा, अगर फीमेल्स की बात होती है ना, तो कहीं न कहीं अब हम थोड़ा खुलकर बात करने लगे पीरियड्स पर, मेनोपॉज़ पर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है फीमेल्स की लाइफ़ में जिसे खुलकर नहीं बात किया जाता है। तो इस पर क्या आप बताना चाहेंगी? क्योंकि आप शूटिंग लाइन में भी काम करना 12 घंटा, 13 घंटा, और वो कई बार अब जैसे लड़कियाँ खुलकर बोलती हैं कि हाँ, मुझे क्रैम्प्स हो रहे हैं, हमें कई बार डिमांड किया गया है कि एक पेड लीव तो चाहिए पीरियड्स के टाइम पे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये सब पे? एंड क्या कोई एक्सपीरियंस आपने किया है? अनकंफर्टेबल हुई हो जहाँ आप? अ, नहीं, मतलब देखिए ऐसा कहते हैं कि एक हार्ट अटैक से ज़्यादा पेन जो है वो पीरियड क्रैम्प्स का होता है। आई हैव रेड समवेयर एंड इट इज़ देयर। ऑफ कोर्स वो जो दिन होते हैं वो किसी भी फीमेल के लिए बहुत ही मतलब एक होता है कि आप बहुत खुल के चीज़ें नहीं कर पाते, आप दौड़ नहीं, वो कुछ बहुत स्पोर्ट्स नहीं कर पाते, या एक्शन सीक्वेंस करते टाइम आपको हमेशा डर लगा रहता है। सो या इट्स देयर, अगर पॉसिबल है, अगर टेलीकास्ट इशू नहीं है तो व्हाई नॉट, अगर थोड़ा सा छुट्टी मिल जाए, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है, चरक संहिता में भी है कि उस वक्त अगर आप 1 या 2 दिन थोड़ा रेस्ट कर लें, और शायद इसीलिए वो जो चीज़ें ऐसी हो गई कि किचन में नहीं घुसना है या इसको नहीं छूना है, तो वो रीज़न ये था कि वो आराम करें 2-3 दिन। तब ऐसा होता था कि जो औरतें थी वो अच्छा टाइम स्पेंड करती थी सहेलियों के साथ, बैठ के मस्त खाना मिलता था कि आप रेस्ट करो। तो अगर आपको ये पॉसिबल है, अगर वो रेस्ट मिल सकता है तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिलना चाहिए। और मेनोपॉज़ का जहाँ तक सवाल है, देखिए ये ज़िंदगी वहाँ, और फीमेल्स बॉडी तो मतलब हार्मोन्स का भूचाल चलता रहता है। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड फॉर एनी वुमेन, तो एनी वुमन तो या अ, सबसे बड़ी चीज़ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा अब आप अपने लेट 40s में हो, तो अब ये सिचुएशन आने वाली है। आपको अपना खान-पान या आपकी जो रूटीन है, जैसे मैं आजकल एक चीज़ बहुत नोटिस करती हूँ कि लोग बहुत ही उल्टा साइकिल, मतलब जैसे हमारा जो बॉडी है वो सोलर सिस्टम के हिसाब से चलती है। आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको रात को जल्दी सोना है। तो अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करते हो, लाइक डिसिप्लिन इज़ द की, व्हाट आई थिंक, जो मैं अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करती हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना बहुत पसंद है, रात को जल्दी सोना, मुझे पार्टीज़ की आदत नहीं है। तो इसकी वज़ह से ना आपकी बॉडी भी बहुत गलत तरह से रिएक्ट करती है। अगर आप टाइम के हिसाब से चलते हैं, तो आप बहुत ईज़िली इन सारे चेंजेज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं और आपकी बॉडी अच्छे से डील कर पाती है इन चीज़ों से। 2016 में जब आपने भाभी जी घर पर है आपको जब अप्रोच किया गया, सबसे पहला आपके दिमाग में थॉट क्या आया था? देखिए उस वक़्त ना ऑनेस्टली मेरे पास 2 शोज़ के मैं पायलट और कर चुकी थी और सडनली भाभी जी का आया। तो रिप्लेसमेंट को लेकर आई वाज़ थोड़ा-सा स्केप्टिकल कि मुझे करना चाहिए या नहीं। न्यू शो करूँ ज़्यादा बेटर है, बट देन आई, मतलब मैं आई ऑलवेज़ लिसन टू माय गट फीलिंग, और मेरी बेटी ने भी, तब आशी ने भी मुझे यही कहा कि मम्मा यू शुड डू भाभी जी। हाँ, तो पता नहीं वो गट फीलिंग आई एंड आई थॉट कि और जब मैं मिसेस कोहली से भी मिली थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि कोई ना कोई तो करेगा ही, व्हाई नॉट यू, एंड वी लाइक यू, वी वांट यू एज़ अंगूरी। तब बस फिर मैंने यही सोचा कि लेट्स डू इट, और बहुत सभी लोगों को ऐसा लगा था, इनफैक्ट माय मम्मा टोल्ड मी कि बहुत ही मतलब ऐसा एडल्ट कॉमेडी भी है और छमक छल्लो जैसा कैरेक्टर है, तो विल यू बी एबल टू डू इट। आई सेड मम्मा अंदर काफी वोल्केनो भरा पड़ा है, सो इट वांट्स टू कम आउट। तो मतलब जब एक्टिंग का कीड़ा बहुत ज्यादा है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम एक्टर्स को वो एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और अंगूरी और खासकर टीवी में। नहीं तो वही होता है कि किचन पॉलिटिक्स, या आप वो
बहू बन के, और मतलब वो सब भी मैंने किया है, उसका अलग मज़ा है। बट अंगूरी का कैरेक्टर ऐसा था कि उसमें बहुत सारे शेड्स थे और हर हफ्ते एक नई कहानी, तो उसका भी करने का मज़ा अलग। तो या तब मैंने यही सोचा कि लेट्स गिव इट अ चांस एंड आई जस्ट डिड इट। शो करने से पहले क्या आपका शिल्पा शिंदे से कोई कॉन्टैक्ट था या कुछ दोस्ती थी आपकी? नहीं, 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 मतलब दोस्ती नहीं थी, बट हाँ कॉन्टैक्ट था, क्योंकि चिड़ियाघर में भी उसके पहले मैं उनको रिप्लेस कर चुकी थी। तो कॉन्टैक्ट मतलब ऐसे हाय हेलो, और जब भी हम वी वर कॉर्डियल टू ईच अदर एंड वी आर कॉर्डियल टू ईच अदर। तो जब आपने पहला डे आपने शूट किया होगा भाभी जी घर पर है, कुछ बातें हुई थी, उनकी तरफ से कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला था आपको? नहीं, नहीं, तब मेरी कोई बात नहीं हुई थी, नहीं। तो क्या आपको लगता है ऐसे कभी-कभी इंडस्ट्री में जब रिप्लेसमेंट की बात आती है, वो कहीं न कहीं डेस्टिनी में लिखा होता है, करना पड़ता है, बट उसकी वजह से रिश्ते 2 लोगों के कहीं न कहीं दरार आती है, आपको ऐसा फ़ील होता है? नहीं, मुझे मुझे पता है, ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर किसी रीज़न से आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, तो द चेंज शुड बी वेलकमिंग। जैसे जब कोई भी, अगर मैं कर रही हूँ या मैं अगर किसी शो से हटूँ और कोई और आएगा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी, यू नो, कि अगर मुझे उस लेगेसी को आगे ले जाने का मौका मिलता है, सच अ वंडरफुल थिंग। यू नो, जब एक शो चलता है तो इतने लोगों का घर चलता है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सो व्हाई नॉट? तो आई थिंक दिस, और एंड इट इज़ वेरी, आई थिंक, इंडिविजुअल डिसीजन कि करना है या नहीं करना है। तो जो भी चेंज, अगर रिप्लेसमेंट है भी, तो इट इट शुड बी वेलकमिंग एंड या मतलब प्यार से हो जितनी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही इतना वायलेंस और सब कुछ है इस दुनिया में, तो जब चीज़ें प्यार से हो सकती हैं, सो व्हाई नॉट? करेक्ट। वहाँ सेट पे इतनी बड़ी कास्ट थी, आपको एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगा था वो अरे! लोगों मैं बहुत डरी हुई रहती थी, यू नो, आई यूज्ड टू शिवर शुरू-शुरू में तो, क्योंकि सारे दिग्गज ये लोग सब 1 साल से कर रहे थे और ऑलरेडी हिट शो था, और मुझे आकर और फिर चलती ट्रेन में चढ़ा दिया। सो हाँ, शुरू-शुरू में मैं बहुत नर्वस रहती थी और मैं पूछती रहती थी, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, ऐसे सबसे पूछती रहती थी, जो भी आज जिसके साथ भी सीन हो रहा होता था। बट द टीम इज़ सो गुड, और शशांक सर, मतलब शशांक बाली, हैट्स ऑफ, सच अ मैजिशियन ही इज़। रियली, मतलब उन्होंने ना कभी भी फ़ील ही नहीं होने दिया। वो हमेशा मुझे बोलते थे, "आराम से पकने दीजिए शुभांगी जी, ये टाइम लगता है, इन चीज़ों को पकने में टाइम लगता है।" तो ही इज़ अ जीनियस, नो डाउट। कभी ऐसे इग्नोरेंस फ़ील हुआ आपको वहाँ पे? कभी भी नहीं, कभी नहीं, जी। नेवर, नेवर। सबसे पहले अच्छा बॉन्ड किसके साथ बना था, सारे कास्ट में से? मेरा सभी के साथ अच्छा रहा, पर शोमा, मुझे, मेरी और जो अम्मा जी की केमिस्ट्री मुझे सबसे अच्छी लगती है, एंड एज़ अ कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ, मुझे सक्सेना का कैरेक्टर बहुत पसंद था। आसिफ जी, रोहित जी ऑल्सो, दे बोथ आर लाइक सुपर सीनियर्स, और आई रियली लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम एवरीवन। इतना अच्छा कॉमेडी टाइमिंग उन लोगों का, तो सबके साथ बहुत अच्छा रहा। इतने सालों से आपने शो को चलाया 10 था। साल। जी, इतने मतलब 10 साल आपने दिया आपके लाइफ का आपने शो को। जी, अब आप देख सकती हैं शो आ रहे, कब चले जा रहे पता ही पता नहीं ही नहीं चल रहा चलता है। बट रियली। वो 10 साल आपके लिए कितना क्या जगह रखता है आपके दिल में? बहुत अहम, मैं बोल रही हूँ ना कि अंगूरी बसी हुई है रगों में, बिल्कुल, इट्स देयर। और आई थिंक उस वो कभी मेरे मतलब मेरे अस्तित्व से, मेरे बीइंग से कभी निकलेगी नहीं। 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 1 डेकेड, एंड आई गेव माई हार्ट एंड सोल टू दैट कैरेक्टर। आई लव दैट कैरेक्टर, और जब मुझे सच में जब पता चला था कि शो इज गोइंग ऑफ एयर, आई रियली फेल्ट वेरी वेरी बैड, मतलब मुझे पर्सनल लॉस फील हुआ है दिल से। जी। जिस दिन आपको पता चला ये न्यूज़ कि हाँ, इतने दिन है आपके पास, इतने दिन में हम रैप कर रहे हैं सारी चीज़ें। जी। दिमाग में सबसे पहले क्या थॉट आया एंड किससे शेयर किया था आपने ये चीज़? नहीं, मतलब सेट पे सबको पता था ही कि अब मैं, मतलब आई एम, दिस इज अ टाइम टू मूव ऑन। लेकिन मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ अंबिका, तो मुझे तो पर्दों से, दीवार से, मतलब सेट की एक एक चीज से प्यार था। 10 साल हमने इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है। सो सारे टेक्नीशियंस, मैं अपने सारे सेटिंग दादा, स्पॉट दादा एंड एवरीवन, मतलब आर्ट डायरेक्शन, एवरीवन, मैं आई वाज वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू ऑल ऑफ देम, एंड मेरे लिए वो लास्ट के दिन बड़े मुश्किल थे, मतलब मैं बहुत रोई भी हूँ अपने मेकअप रूम में, बिकॉज यू नो, अपने आप को डिटैच करना उस चीज़ से, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट।
सेट से आप लास्ट डे रोते हुए निकले थे या हँसते हुए? नहीं, थोड़ा-सा रोई भी थी और फिर लास्ट में ऐसे हँसते हुए और पूरी यूनिट क्लैप कर रही थी मेरे लिए। तो या वो उन लोगों का प्यार मेरे लिए सबसे बढ़कर है। आपको ये पता था कि कुछ भाभी जी 2.0 भी आने वाला है? हाँ जी, मुझे पता था और शिल्पा आ रही हैं ये भी पता था। जी। जी। कुछ भी था आपके दिल में थोड़ा-सा भी मलाल मेकर से या किसी से कुछ भी मलाल रखा था नहीं, आपने? बिल्कुल भी नहीं। मेरी जर्नी उतनी ही थी और मैंने थॉरोली एन्जॉय किया अपनी जर्नी को, थॉरोली। खबरें ऐसी भी आ रही है कि शो टीआरपी नहीं है, इसकी वजह से ऑफ एयर जाने वाला है, ऐसे रूमर्स चल रहे। हाँ, वही तो वही मैंने कहा कि मुझे बहुत खराब लगा। इट फील्स लाइक पर्सनल लॉस, बिकॉज़ इतना आइकॉनिक शो, ऐसे शोज़ बहुत कम बनते हैं टीवी में। एंड बट मैं तो आज भी मिसेस कोहली एंड संजय सर एंड एडिड टू एंड टीवी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम दैट आई हैव प्लेड अंगूरी फॉर लाइक 10 इयर्स, सो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। कई बार होता है मीडिया में ऐसी हेडलाइंस आती है ना, उसकी वजह से भी रिश्ते में दरार आ जाती है, क्योंकि एक्टर्स की लाइफ ही ऐसी होती है कि वो छुपा कर रख ही नहीं सकते कुछ भी, कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि हेडलाइंस में कुछ ऐसा आ गया हो कि जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो? अ, अभी तो ऐसा सच मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप मीडिया में होते हो, बीइंग एन एक्टर या बीइंग अ मीडिया पर्सन और बीइंग एनी वन जो जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट है लोगों से, ऑडियंस से, मुझे ऐसा लगता है कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। लाइक द काइंड ऑफ ट्रोलिंग हैपन्स ऑन सोशल मीडिया, मुझे लगता है लोगों में पता नहीं वो वार्मथ या वो एम्पैथी या वो कहाँ चली गई है कि आप बहुत कई बार बहुत गंदे तरीके से ट्रोल कर देते हैं या बहुत गंदे तरीके से खबर आती है। आई थिंक दैट इज़ वेरी हर्टिंग। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। ऑलरेडी सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स हैं, एवरीवन इज़ फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। तो वो बेसिक कंपैशन और वो रखना बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट। जी, अगर वापस से अगर कभी भाभी जी अगर आ गया कुछ आगे, नेक्स्ट पार्ट अगर आ गया, ये अगर इनकेस बंद होता है, तो क्या शुभांगी उसका हिस्सा बनना चाहेंगी? पता नहीं, यू नेवर नो। जी। आगे चल के कोई रियलिटी शो करने का इरादा है Yes, आपका? dance show for sure. जी, I'm a dancer and I really want to explore myself. जी। अच्छा, जब ये भाभी जी घर पर है बंद हुआ, इसके लिए ऐसी खबरें आ रही थी कि आपको बिग बॉस के लिए भी ऑफ़र किया गया था कि आप वहाँ आए, कुछ मसाला थे, क्या ये बात सच है? नहीं, बिग बॉस से तो हर साल ही मुझे आया है कॉल, बट मुझे थोड़ा डर लगता है। मतलब आई वॉच दैट शो, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, बट मुझे थोड़ा लड़ाई झगड़ों से आई स्टे अवे। रिश्तों पे आपका क्या थॉट है? मतलब रिश्ता कितना बचा कर रखना चाहिए या लेट गो कर देना चाहिए? सी मतलब आप पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। देखिए क्या मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोशिश पूरी करनी चाहिए बचाने की, कोई भी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब आप खुद अ, उस प्रोसेस में अगर आप यू आर लूजिंग योरसेल्फ, आई थिंक दैट्स द टाइम यू शुड विथड्रॉ योर प्रेजेंस फ्रॉम दैट। पर कोशिश पूरी करनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, वी नीड we need that सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, या दैट कोई एक इंसान होता है, वो कहते हैं ना कि कोई भी एक इंसान होता है तो एक स्ट्रेंथ होती है आपके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद को खोने लगो उस वक्त आई थिंक दैट्स द टाइम यू शुड विथड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम दैट थिंग। अदरवाइज आपको कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी शुभांगी जी, आई एम सॉरी अगर आपको इसीलिए मैं पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ। मतलब आपकी जो कहते हैं ना पर्सनल लाइफ पे ही हम लोग बात कर रहे थे, बट जो आप आपके हस्बैंड से जो न्यूज़ आई थी कि मतलब आप सेपरेट हो या आप जो भी हो, आई थी, ये आप बेहतर बता सकती हैं। कुछ आप बताना चाहती हैं कि मतलब क्यों आप अलग हुई, क्या था? एंड आगे आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आजकल आप देख ही रही हैं रिश्ते ज़्यादा टिक नहीं पा रहे। एक्चुअली पीयूष इज नो मोर, तो मैं एंड ही विल बी ऑलवेज देयर लाइक इन माय एंड आशीज मेमोरीज, एंड उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम दोनों के साथ रहे। लेकिन एक अल्कोहल एडिक्शन ही एक ऐसी चीज़ थी आई थिंक जो कारण बनी हमारे सेपरेशन का। बट जो उनका कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, जब मैं एक्टर बनना चाहती थी, जिस तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अब जब मैं, बिकॉज आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, तो मैं ये मानती हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इंसान, जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, वो चाहे एज अ चैलेंज आ रहा है, एज अ एक्सपीरियंस आ रहा है, एज अ ब्लेसिंग आ रहा है। तो अब जब मैं उस पूरे चैप्टर को देखती हूँ तो मैं उसको एज अ ब्लेसिंग ही देखती हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे, एक्टर बनना है, ओके गो, गाड़ी चलाना है, यू विल ड्राइव ड्राइव, मतलब जैसे
शॉपिंग पे मैं कभी पूछती थी उनको कि चलो आप, यू गो, आई डोंट वांट टू गो। तो मैं ना अकेले रहने से बहुत डरती थी, अकेले चीज़ें करने से बहुत डरती थी। बट आई थिंक उनके उस नेचर की वजह से वो शायद मुझे ट्रेन कर रहे थे। वो ऐसा कहते हैं ना कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो किसी न किसी वी दिस इज़ अ रंगमंच, और हम सब यहाँ अपने-अपने रोल प्ले करने आए हैं। एज़ मतलब हम सबका एक पर्टिकुलर टास्क है, वो हम ख़त्म करते हैं और फिर हम अगली ज़िंदगी में जाते हैं। तो आई थिंक अब जब मैं किसी भी चीज़ को देखती हूँ, इसलिए मुझे अब शिकायत नहीं होती किसी से। मुझे लगता है कि जो भी इंसान रहा है मेरी ज़िंदगी में या नहीं है, वो ज़रूर मुझे कुछ सिखाने आया है। तो आई टेक इट एज़ अ ब्लेसिंग। एक आखिरी सवाल है, शुभांगी की लाइफ में क्या वो चीज़ है अभी भी बाकी है ऐसा आपको लगता है? बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं, अभी बहुत सारा काम करना चाहती हूँ, और मेरा एक छोटा-सा फार्म हाउस है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली उसको सेल नहीं करती हूँ, फ्रूट्स को मैं आपको बताऊँ, अभी तक मैंने वहाँ की किसी भी, जैसे अभी मैंगोज़ आ रहे हैं, चीकू आ रहे हैं, और मैं सेल नहीं, जब वहाँ पे पक्षी आते हैं, खूब बहुत तरह के बर्ड्स आते हैं, और जब वो फ्रूट्स खाते हैं, तो मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। शुरू से मैं नेचर लवर हूँ। मैं जब भी मुंबई से थोड़ा chaos से थक जाती हूँ, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। नेचर के बीच मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आगे यही चाहती हूँ कि भगवान मुझे काम देता रहे, ताकि वो चिड़ियाएँ ही वो फ्रूट्स खाएँ और मुझे बेचने का वो ना मतलब वो हालत ना आए कि मुझे बेचना पड़े। मुझे क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब वहाँ तरह-तरह के बर्ड्स आते हैं। कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। जस्ट वेट, स्टे ट्यून्ड। ये मूवी जो आई थी आप लोगों की, वो ज़्यादा पर्दे पे कमाल नहीं कर पाई। देखिए, ये तो जनता जनार्दन का डिसीजन है। हम लोगों ने उसी शिद्दत से वैसे ही काम किया। जैसे मैंने अभी ज़ी5 पे फिर देखी, इट्स अ लाफ्टर राइड। आप लोग प्लीज़ देखिए ज़ी5 पर। इट्स अ वंडरफुल फिल्म, एंड या एन्जॉय। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू।